नमस्कार। आज हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केस इसके आ रहे हैं और इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। ये फंगस क्या होता है? जैसे आपके कभी दाद होती है, खुजली दाद, तो वो जो दाद होती है वो भी फंगस ही है एक तरह का। ये अलग तरह का फंगस है। ये कहाँ पाया जाता है? ये हर जगह है। हवा में है, आपका रेती के अंदर भी है, कहीं जो काऊ डंग है, जो आपके गोबर है, वहाँ पे भी है, और आपका सड़ी गली सब्जियाँ वगैरह पड़ी है तो वहाँ पे भी है। कुल मिलाकर के ये हर जगह उपलब्ध है और पहले भी था, अब भी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले ये नहीं था, पहले भी था। और आप तक पहुँचता कैसे है? आप तक पहुँचने के लिए इसके दो तरीके हैं। या तो सांस के ज़रिए जाता है, नाक से सांस के ज़रिए अंदर चला जाता है, और या फिर आपके शरीर पे कहीं पे कट है, कोई घाव है, तो उस घाव के थ्रू चला जाता है। घाव है और आप कहीं काम कर रहे हैं, गोबर में काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, या फिर कहीं कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और वहाँ आप जाते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं, तो वहाँ से आपको अंदर पहुँच जाता है। ठीक है। और ये हर व्यक्ति के अंदर पहुँच भी जावे तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। नुकसान उन्हीं को कर रहा है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी इम्यूनिटी जहाँ से भी जाएगा अल्टीमेटली कई तरीके हैं। जैसे नाक के थ्रू गया तो वहाँ से पहुँच जाएगा आँखों में, या आँखों के थ्रू गया तो भी जा सकता है, और वहाँ से सीधा दिमाग के अंदर चला जाएगा। और यदि सांस में चला गया तो लंग्स में चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा, और कई बार क्या होता है पेट में भी जा सकता है, और कई बार पूरे शरीर में भी जा सकता है। तो अलग अलग इसके लिए नाम दिए हुए हैं, रीनोसेरेब्रल दे दिया, पल्मोनरी दे दिया, अलग अलग। लेकिन जो अभी कॉमन जो आ रहे हैं वो दो ही है, एक तो फेफड़े में जा रहे हैं और एक दिमाग और नाक कान में जा रहे हैं। जो नाक कान दिमाग में जो जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। कई बार निकालने पड़ती है, आँखें निकालनी पड़ती है। ये लास्ट की स्टेज है। शुरू के स्टेज में पता चल जाए तो उसका इलाज है। अब क्या लक्षण होते हैं जब ये होता है? तो लक्षण क्या क्या होते हैं? तो लक्षण देखिए, आप जहाँ से भी एंटर करेगा, जैसे चमड़ी के ऊपर आपका ब्लैक कलर का कोई निशान बन सकता है। ठीक है। इस साइड पूरा एक साइड का चेहरे के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है, लालिमा हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, नाक के अंदर से खून बह सकता है, और ब्लैक कलर का पानी आ सकता है, काले कलर का पानी आ सकता है, खून भी आ सकता है, खांसी के अंदर खून आ सकता है। फिर आपके आँखों के अंदर रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाएगी, एक तरफ के पूरे चेहरे की सूजन आ सकती है। आपको आँखों में दिखने में दिक्कत आ सकती है, ये नंबर थे तो एकदम से चेंज हो जाएंगे, या दिखना कम हो जाएगा। ठीक है, दिखने में प्रॉब्लम आ रही है। दिमाग में पहुंच गया तो थोड़ा बहुत मेंटल स्टेटस गड़बड़ा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके की आ जाएगी। ठीक है। आप नीचे गया यहाँ पे तो यहाँ पे आपके दांत हिलने लगेंगे, दर्द करने लगेगा। और यदि फेफड़े में गया है तो खांसी के साथ, खांसी तो होगी, उसके साथ साथ खून भी आ सकता है। कोरोना के सारे लक्षण इसमें भी हो जाएंगे, जैसे बुखार भी आ रहा है ना, सर दर्द हो रहा है, खांसी भी आ रही है, और खांसी में खून भी आ रहा है। तो इस तरीके के मिला मिलू करके ये सारे लक्षण कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे लक्षण एक साथ हो, कोई भी एक हो सकता है। तो इसमें ये लक्षण यदि किसी में हैं तो सावधान रहने की ज़रूरत है। अब सावधान खास किसको रहने की ज़रूरत है? जो कोरोना से रिकवर हुए हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली अभी जो देखी जा रही है वो कोरोना के जस्ट बाद में देखी जा रही है। क्योंकि कोरोना के जस्ट बाद हो क्या रहा है? कोरोना के बाद में इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी ताकत कम हो जाती है। ठीक है। और पहले भी जो ये बीमारी थी ये होती तो थी, लेकिन बहुत कम लोगों में, जिनके कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे थे, या कोई ये बहुत कीमोथेरेपी ले रहा था कैंसर की, या कोई जिसका शुगर का बिल्कुल कंट्रोल नहीं था शुगर, उन लोगों को हो रही थी, तो बहुत कम केस थे। लेकिन अभी क्या हुआ, एकदम से केस बढ़ने का कारण है महामारी घोषित कर दी। उसका कारण क्या है कि एक तो पोस्ट कोविड, कोरोना के जस्ट बाद में समस्या, मेन यही समस्या हुई है। तब कोरोना के बाद क्या क्या समस्या हुई? एक तो जो शुगर के मरीज़ थे उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रही, शुगर एकदम से बढ़ गई तो उनको होने लग गया। एक क्या हुआ कि कोरोना के बाद में स्टीरॉयड का यूज़ करने लग गए, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ करने लग गए। तो इन सब चीज़ों को मिला करके एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि, और कोरोना खुद तो है ही इम्यूनिटी कम करने के लिए, तो ये सारा मिला करके इम्यूनिटी कम होने से ये जो है इन्फेक्शन जो पड़ा था, जो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, वो एकदम से होने लग गया और दिक्कत होने लग गई। तो साधारण जनता के अंदर इम्यूनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये नहीं होता, होने के चांस बहुत कम है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको कोरोना हुआ हो और आपको पता भी नहीं चला हो और इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर हो जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कोरोना के जस्ट बाद में ये समस्याएं ज़्यादा हो रही है। 5 से 35 दिन तक कह रहे हैं, जो रिसर्च है उसके अनुसार 5 से 35 दिन तक ये कभी भी हो सकता है। तो क्या होता है कि पेशेंट रिकवर होकर आ जाता है और फिर काम करने लग जाता है, तो उस समय उसको ध्यान नहीं रहता, जैसे कि कहीं बिल्डिंग के काम चल रहा है वहाँ चला जाता है, तो उसको मास्क पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। या फिर वो काम करने लग जाता है खेती में, तो खेती में कहीं से भी ये जो फंगस है कहीं पे भी हो सकता है, तो ये आपके अंदर घुस जाएगा
और आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको दिक्कत करेगा, बाकी को नहीं कर रहा लेकिन आपको दिक्कत करेगा। इसलिए क्या होता है कि महीना भर तक आपको सावधानी रखनी चाहिए, और ख़ास करके जो शुगर के मरीज़ हैं और कोरोना से रिकवर हुए हैं तो उनको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। कहीं पे भी घाव हो तो शुगर वाले में वैसे भी दिक्कत होती है, उसमें ये और ज़्यादा दिक्कत करता है। और अभी जो ज़्यादा केस बढ़ने का कारण क्या है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो चल रहा था उसकी जगह इंजेक्शन ये टैबलेट स्टीरॉयड शुरू की। अब ये स्टीरॉयड का इस तरीके से प्रचार किया गया कि स्टीरॉयड रामबाण है, और हर तरीके से हर मेडिकल से हर प्रैक्टिशनर छोटे मोटे गांव के अंदर जो है स्टीरॉयड को यूज़ करने लग गए। यहाँ तक कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, ड्रिप लगा रहे हैं, स्टीरॉयड की लगा रहे हैं। कोरोना के मरीज़ है या नहीं है वो जाँच भी नहीं करवा रहे हैं, तो वो कोरोना के ही होंगे ज़्यादातर लोग, जाँच नहीं करवा रहे हैं, और करवा भी रहे हैं तो भी यही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं पहले दिन से ही। जबकि गाइडलाइन जो है ICMR की और WHO की, सबकी गाइडलाइन ये है कि समय से पहले और समय से बाद स्टीरॉयड को यूज़ करना खतरनाक है। स्टीरॉयड को समय पर ही यूज़ करना है, कब यूज़ करना है ये बहुत ज़रूरी होता है इसमें। स्टीरॉयड क्या है? ये डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये इस नाम से आपके पास छोटे छोटे टैबलेट्स होती होगी। वो पहले भी थी, जैसे कि कई बार गांव में औरत आदमी जो भी है उनके घुटनों में दर्द होता है तो वो जाते हैं और मेडिकल से एक छोटी सी टेबलेट ले आते हैं और वो लेते रहते हैं। वो भी स्टीरॉयड है। हम उस टाइम भी मना करते थे कि भाई ये नुकसान करती है, तो वो स्टीरॉयड गांव में ले लेते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका एक बार के लिए तो एकदम अच्छा लगेगा उसको और घुटनों में दर्द चला जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका नुकसान है। पर वो यूज़ करते आ रहे हैं, कई लोग अभी भी गाँव में उस टेबलेट को ले रहे हैं। बहुत ही छोटी छोटी टेबलेट है और बहुत सस्ती है, तो उनको लगता है कि ये रामबाण है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं पता उनको, तो वो यूज़ कर रहे हैं। और अभी जो है कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहा है। वो इम्यूनो सप्रेसेंट है, वो इम्यूनो बूस्टर नहीं है, इम्यूनो सप्रेसेंट है। और शुगर के मरीज़ में तो और दिक्कत है, क्योंकि ये क्या शुगर को बढ़ा देता है। यदि किसी की शुगर की बीमारी है तो स्टीरॉयड लेने से शुगर और बढ़ जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो फिर उसमें और दिक्कत है। तो जुडिशियसली यूज़ करना होता है, सावधानी से यूज़ करना होता है डॉक्टर को इसमें, और पहले यूज़ नहीं करना होता है। ये मैं आपको ऐसे समझाऊं, जैसे आतंकवादी आया बाहर से तो सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती है, तो आपने की सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। लेकिन यदि सर्जिकल स्ट्राइक लंबी चलने लग जाए, दोनों तरफ युद्ध हो जाए और हमारे ही देश के लोग मरने लग जाए, तो फिर क्या होगा? शांति स्थापित करने की कोशिश की जाएगी कि भी किसी भी तरीके से शांति हो जाए, तो ठीक रहेगा। तो ये वैसा ही है कि बाहर से ये कोरोना आतंकवादी की तरह ही है, आपके अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही सर्जिकल स्ट्राइक कौन करेगा? हमारा शरीर करेगा। हमारे शरीर के अंदर सेल्स है, WBC, CD4, सब वो सारी सेल्स तैयार रहती है और वो अटैक करेगी उसके ऊपर। तो वो 5-6 दिन तक अटैक करती है और लगभग जीत जाती है, उसको दिक्कत नहीं आती। हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि वो उसको मार देती है और जीत जाती है। तो ये 6-7 दिन के अंदर अंदर हम रिकवर हो जाते हैं, हमारी कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत बढ़िया हो जाता है कोरोना के बाद, तो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर 6-7 दिन के बाद भी दिक्कत रहती है, सांस में तकलीफ होने लग गई, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लग गई, सीरियस हो गए। ऐसे मरीज़ के अंदर होता क्या है कि वो युद्ध स्टार्ट हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक लंबी चल गई, हमारे खुद के ही सेल्स मारने लग गए, हमारे खुद के लंग्स कमज़ोर पड़ने लग गए। अब क्या करें? अब ये होगा कि इसमें शांति स्थापित की जाए, स्टीरॉयड दे करके शांति स्थापित की जाए। स्टीरॉयड क्या करेगा? हमारा जो इम्यून सिस्टम जो लड़ रहा था उसको थोड़ा धीमा करेगा। वो जैसे ही शांत होगा तो हमारे जो लंग्स वगैरह जो मरने लग गए थे वो शांत हो जाएंगे, तो सांस आने लग जाएगी, आराम होने लग जाएगा। तो ये एक सही समय पे हमने शांति स्थापित की स्टीरॉयड के द्वारा। लेकिन यदि स्टीरॉयड को शुरू से दे दिया जाए तो ये वाली बात हो जाएगी कि आतंकवादी आया है, लेकिन शुरू से ही हमने शांति की बात कर दी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, हमने सीधा ही शांति की बात ही की कि ठीक है आया तो कोई बात नहीं, शांति रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या करेगा वो आतंकवादी? 1 से 2, 10, 15, 20 अपना बढ़ाता चला जाएगा और हमारे को बाद में नुकसान करेगा। ऐसा ही है, यदि आप शुरू से ही स्टीरॉयड यूज़ कर लेते हो दूसरे दिन तीसरे दिन, तो क्या होगा? वायरस को तो और अच्छा मौका मिलेगा। आप अपनी इम्यूनिटी को डाउन कर रहे हो, वायरस अपना आप मल्टीप्लाई करता रहेगा। जो आपकी इम्यूनिटी तैयार थी, जो लड़ सकती थी, उसको ही आप डाउन कर रहे हो। इसलिए स्टीरॉयड को बहुत सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए और गाइडलाइन के अनुसार। जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो सीरियस है कोरोना के मरीज़, उन्हीं को स्टीरॉयड दिया जाता है। माइल्ड डिजीज़ के अंदर स्टीरॉयड नहीं दिए जाते, नहीं देने चाहिए, क्योंकि स्टीरॉयड देने की वजह से ही ये म्यूकोरमाइकोसिस के केस, फंगस के केस बढ़े हैं। और ख़ास करके शुगर के मरीज़ हैं और स्टीरॉयड भी यूज़ कर रहे हैं, कोरोना है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोर्टिलिटी रेट 50 से 80% तक के है।
और उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, उसमें तो 100 में से 2-3 लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 में से 50 से 80 लोग चले जाते हैं। और जो बचते हैं उनके अंदर भी तरह तरह के ऑपरेशन, आंखें निकालनी पड़ती है, सिर निकालना पड़ता है, पता नहीं क्या जबड़ा निकालना पड़ता है, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो अच्छा यही है कि जिनके कोरोना नहीं है वो तो स्वस्थ है, सावधानी उनको भी रखनी चाहिए। कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है, एड्स का मरीज़ है या कोई लंबा कोर्स चल रहा है, किसी भी तरीके का इम्यूनिटी कमज़ोर लग रही है, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान का मतलब क्या, आप ऐसी जगह जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाएँ, बाहर निकल रहे हैं तो शूज़ पहन के निकलें, हाथ में ग्लोव्स होने चाहिए, ग्लोव्स नहीं है तो आप कहीं टच न करें, यदि आपके कहीं घाव लगा हुआ है तो आप कहीं टच न करें, फील्ड में काम न करें, ठीक है। थोड़ी सी सावधानी ज़रूरी है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और कोरोना के मरीज़ को 1 महीना तक बिल्कुल बहुत सावधान रहना चाहिए। और अभी जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, माइल्ड डिजीज़ के अंदर स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, ये एक सावधानी रखने की ज़रूरत है। ताकि ये नाक से आ रहा है, लंग्स है या चमड़ी पे है तो वहाँ से वो टिश्यू लेकर के जांच के लिए भेजते हैं, उससे पता चलता है कि ये ब्लैक फंगस ही है। और कई बार दूरबीन से नाक में भी देखते हैं, मुंह में भी देखते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं वो इंजेक्शन लगवाते हैं, एम्फोटेरिसिन नाम का बहुत महंगा इंजेक्शन आता है, करीब 2 महीने तक कोर्स चलता है। और कई बार सर्जरी करनी पड़ती है, ज़्यादा होता है निकालना पड़ता है सिर वगैरह, ये सारा तो बड़ी दिक्कत वाला काम है। धन्यवाद।